नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने देश की कह सकते हैं तकदीर ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की। ये सिर्फ खेती में हुए कुछ बदलावों की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है करोड़ों लोगों को भुखमरी के चंगुल से निकालकर आत्मनिर्भर बनाने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो भुखमरी की कगार पर खड़ा था, वो अचानक से एक फूड सफिशिएंट पावर हाउस कैसे बन गया, वो भी बस कुछ ही सालों में। चलिए इसी कमाल के सफर को आज समझते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी क्रांति को समझने के लिए ना पहले उस संकट को समझना जरूरी होता है जिसने उसे जन्म दिया। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, आजादी के ठीक बाद वाले भारत में। एक ऐसा दौर जब देश एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था। जरा सोच कर देखिए, 1960 का दशक। भारत में बार बार अकाल पड़ रहे थे, अनाज की भयानक कमी थी और देश को अपनी करोड़ों की आबादी का पेट भरने के लिए विदेशों से, खासकर अमेरिका से आने वाले जहाजों का इंतजार करना पड़ता था। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर एक गहरी चोट थी। तो ऐसे निराशा भरे माहौल से बाहर निकलने के लिए एक बिल्कुल क्रांतिकारी सोच की जरूरत थी, और यहीं से शुरुआत होती है हरित क्रांति की। ये कोई मामूली सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि खेती करने के जो सदियों पुराने तरीके थे ना, उन्हें विज्ञान और तकनीक से बदलने का एक बहुत ही साहसिक कदम था। और इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा नाम था, वो था एक दूरदर्शी वैज्ञानिक का, एम.एस. स्वामीनाथन। उन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इस लगभग नामुमकिन लगने वाले मिशन को मुमकिन बनाने का बीड़ा उठाया था। तो सवाल है कि ये क्रांति हुई कैसे? असल में इसके पीछे 5 मजबूत स्तंभ थे। सबसे पहला और सबसे जरूरी था HYV बीज, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इन्हें चमत्कारी बीज भी कहा गया क्योंकि ये पारंपरिक बीजों से कई गुना ज्यादा अनाज पैदा कर सकते थे। दूसरा, इन बीजों को पानी भी ज्यादा चाहिए था, तो खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों और ट्यूबवेल का एक पूरा नेटवर्क बनाया गया। तीसरा, पैदावार को और बूस्ट करने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। चौथा, खेती में तेजी लाने के लिए ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी मशीनें मैदान में उतरी। और पांचवा, सरकार ने भी किसानों को लोन और उनकी फसल का सही दाम देने की गारंटी देकर पूरा सपोर्ट किया। और इन सारी कोशिशों का नतीजा, वो किसी जादू से कम नहीं था। भारत की कहानी अब संकट से निकलकर सफलता की ओर बढ़ चुकी थी। ये बदलाव कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जो देश कुछ साल पहले तक अनाज के लिए दूसरों के आगे हाथ फैला रहा था, वो अब न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था, बल्कि उसके पास अनाज के बड़े बड़े भंडार भी थे। ये हरित क्रांति की सबसे शानदार जीत थी। ये आंकड़े तो खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। गेहूं का उत्पादन जैसे आसमान छू गया, खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सही मायने में इन राज्यों ने पूरे देश को खिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। तो अगर संक्षेप में कहें तो हरित क्रांति ने देश की पूरी तस्वीर ही बदल दी। भारत फूड सिक्योर हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एक तरह का विस्फोट हुआ, किसानों की आमदनी बढ़ी और देश ने अकाल जैसी भयानक स्थितियों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस चमक दमक के पीछे एक स्याह सच भी छिपा था। इस जबरदस्त सफलता की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, जिसका एहसास हमें काफी बाद में हुआ। चलिए अब कहानी के इस दूसरे पहलू को भी समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी क्षेत्रीय असंतुलन। मतलब हरित क्रांति का फायदा मुख्य रूप से उन्हीं इलाकों को मिला जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, जैसे पंजाब, हरियाणा। देश के बाकी हिस्से काफी पिछड़ गए। दूसरी बड़ी चिंता थी पर्यावरण पर इसका असर। केमिकल फर्टिलाइजर्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल ने धीरे धीरे मिट्टी की सेहत खराब करना शुरू कर दिया, और अंधाधुंध सिंचाई से जमीन के नीचे पानी का लेवल यानी ग्राउंड वाटर तेजी से गिरने लगा। इसका एक सामाजिक असर भी देखने को मिला। जो नई टेक्नोलॉजी थी, महंगे बीज और खाद थे, उन्हें सिर्फ बड़े और अमीर किसान ही आसानी से खरीद सकते थे। नतीजा ये हुआ कि अमीर किसान और अमीर होते गए, जबकि छोटे किसान अक्सर कर्ज के बोझ तले दब गए। इससे गांवों में अमीर और गरीब के बीच की खाई पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। तो हरित क्रांति हमें क्या सिखाती है, इसकी विरासत क्या है और भविष्य के लिए हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ये आज के समय का एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल है। हरित क्रांति से मिले सबक ने हमें एक नए विचार की ओर धकेला है, और वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती। इसका सीधा सा मतलब है खेती करने का एक ऐसा तरीका जो हमारी जमीन, हमारे पानी और हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, किसानों को भी फायदा दे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भोजन की गारंटी दे। तो आगे का रास्ता क्या है? साफ है, हमें ऐसी खेती को बढ़ावा देना होगा जो कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर चले। हमें पानी की हर बूंद की कीमत समझनी होगी और ये पक्का करना होगा कि विकास का फायदा देश के हर किसान तक पहुंचे,
चाहे वो छोटा हो या बड़ा। यही हरित क्रांति का असली सबक है। तो कुल मिलाकर हरित क्रांति भारत के लिए एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट थी। इसने देश को भुखमरी से तो बचाया और आत्मनिर्भर भी बनाया, लेकिन साथ ही एक बहुत कीमती सबक भी सिखाया कि सच्चा विकास वही है जो इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट यानी अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण तीनों के बीच एक बैलेंस बनाकर चले। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। पहली हरित क्रांति का लक्ष्य था क्वांटिटी यानी ज्यादा से ज्यादा पैदावार। तो अब भारत की अगली कृषि क्रांति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बेहतर पोषण, टिकाऊ खेती या फिर किसानों की खुशहाली? इस पर विचार जरूर कीजिए।